बच्चों, अध्याय 2 के भाग 4 में हमने इन बिंदुओं पर बात की है, जिसमें धारिता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके मात्रक। उसके बाद में संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का क्या सिद्धांत है, और बात हुई थी हमारी समानांतर प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता के व्यंजक पर। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे भाग 5 पर। तो भाग 5 में हमें जिन बिंदुओं पर बात करना है उसमें प्रमुख है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, इसकी धारिता का व्यंजक, फिर संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन एवं तुल्य धारिता का व्यंजक निकालेंगे, और अंत में बात होगी संधारित्र में संचित ऊर्जा के मान पर। तो आइए शुरू करते हैं अपनी बात को। यदि हमारे पास में बहुत सारे संधारित्र हैं और यदि हम उनको जोड़ना चाहें तो कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? तो मूल रूप से हम उन्हें 3 प्रकार से जोड़ते हैं। एक कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा कहलाता है समानांतर क्रम संयोजन और तीसरा कहलाता है मिश्रित क्रम संयोजन। तो मूल रूप से श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन है, और यदि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो मिश्रित हो जाता है। तो हम एक एक बात कर लेते हैं। पहले श्रेणी क्रम संयोजन पर बात कर लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आप इधर देखिएगा, चित्र में देखो 3 संधारित्र नजर आ रहे हैं, C1, C2 और C3। ये वाली प्लेट संधारित्र की प्रथम प्लेट कहलाती है। ये वाली प्लेट, ये प्रथम प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये प्रथम प्लेट है, ये द्वितीय प्लेट है, ये प्रथम प्लेट है और ये द्वितीय प्लेट है। तो यदि पहले संधारित्र की दूसरी वाली प्लेट यानी कि ये वाली प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दी जाए और दूसरे संधारित्र की दूसरी वाली प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली वाली प्लेट से जोड़ दिया जाए, यानी कि ये एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, और इस क्रम में अगर जुड़ेंगे तो इस संयोजन को हम कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम से तात्पर्य है कि एक संधारित्र के पीछे दूसरा लगा हुआ है, दूसरे के पीछे तीसरा लगा हुआ है, और आगे भी अगर ज्यादा होंगे तो हम इसी क्रम में उसको आगे भी जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये संयोजन कहलाता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। माना कि 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 एक दूसरे के साथ श्रेणी संयोजन में जुड़े हैं। माना कि 3 संधारित्र हैं, एक C1 है, दूसरा C2 है, तीसरा C3 है, इनकी धारिताएं हैं ये, और ये श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। संयोजन के दोनों सिरों पर विभवांतर V है। ये देखिएगा कि ये हमारा पहला संधारित्र, इसका पहला सिरा, और ये आखिरी संधारित्र उसका दूसरा वाला सिरा। इन दोनों के बीच में विभवांतर का मान कितना है? V। इसको हम नाम A दे दें, इसको नाम देते हैं V। तो AB के बीच विभवांतर V है। श्रेणी संयोजन में तीनों संधारित्रों पर समान आवेश Q उत्पन्न होता है। अब होता क्या है, देखो कि यहाँ इसको हमने उच्च विभव पर रखा, इसको हमने निम्न विभव पर रखा, तो ये उच्च विभव के कारण से ये उच्च विभव पर होगा, और ये संधारित्र की ये जो अंदर वाली प्लेट है ये निम्न विभव पर होगी। प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न होगा। तो प्रेरण में हमेशा समान और विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। तो यदि ये प्लस Q है तो ये माइनस Q होगा यहाँ पर। वैसा ही यहाँ का प्लस Q कहाँ जाएगा, इसका प्लस Q यहाँ जाएगा, तो फिर ये प्लस Q यहाँ हो गया, और यहाँ पर माइनस Q पैदा हो गया, तो ये माइनस Q हो गया। फिर यहाँ का प्लस यहाँ चला गया तो ये प्लस Q हो गया, और यहाँ फिर माइनस पैदा हो गया तो ये माइनस Q हो गया, और ये जो प्लस था ये इस नेगेटिव के द्वारा न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस प्रकार से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान Q है। इस पर भी Q आवेश है, इस पर भी Q आवेश है, और इस पर भी Q आवेश है। अब यदि संधारित्र है, आवेश दिया हुआ है, तो इसके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। तो माना कि पहले संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर है V1, दूसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है V2, और तीसरे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है V3। कुल विभवांतर कितना है? V। और संधारित्रों के प्लेटों के मध्य विभवांतर है V1, V2 और V3। तो हम लिख सकते हैं कि V बराबर क्या होगा? V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारी समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको आगे काम में आएगी। तो ये तो संबंध हो गया विभवांतर को लेकर। अब आप देखिए एक एक संधारित्र की हम बात करते हैं। तो पहले संधारित्र के लिए आप क्या लिख सकते हो? Q बराबर C1V1। ये धारिता की परिभाषा कहती है कि आवेश Q है, धारिता C है, C1 है और विभव V1 है, तो Q बराबर C1V1। आप यहां से V1 का मान निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा? वो आएगा Q/C1। इसी प्रकार Q बराबर C2V2, और V2 बराबर क्या हो जाएगा?
Q बटे C2। और तीसरे संधारित्र के लिए क्या लिखोगे आप? Q बराबर C3 V3, यानी कि V3 बराबर हो जाएगा Q बटे C3। काम करते हैं कि V1, V2 और V3 के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगी? देखिए, V बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3, ये आ गया। अब एक काम करो, Q को कॉमन लेकर नीचे कर देते हैं यहाँ पर, तो V अपॉन Q हो जाएगा। तो V अपॉन Q बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यदि तुल्य धारिता का मान C हो तो क्या हो जाएगा? V अपॉन Q को हम 1 अपॉन C लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन C बराबर हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये तीन संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी तुल्य धारिता ये होगी। अब यदि इसको जनरलाइज कर दें, यदि n संधारित्र हो तो, यदि n संधारित्र हो तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 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 1 अपॉन Cn, ये तुल्य धारिता हो जाएगी। इसमें एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि यदि सभी संधारित्र समान धारिताओं के हों, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर Cn बराबर C डैश, माना कि सभी संधारित्र जो है उनकी धारिताएं कितनी है? C डैश के बराबर है। तो उपरोक्त तो समीकरण हमारी बन जाएगी 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C डैश प्लस 1 अपॉन C डैश प्लस 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 1 अपॉन C डैश। तो यदि आप इसको हल करोगे तो लघुत्तम ले लो C डैश 1 प्लस 1 n, तो ये हो जाएगा C बराबर C डैश बटे n, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का मान 1 बटा n गुना हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि श्रेणी संयोजन में धारिता का मान कम हो जाता है। अब अपन बात करते हैं समानांतर क्रम संयोजन, और इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। आप यहाँ पर एक बार देख लें कि माना कि तीन संधारित्र हैं, ये वाला संधारित्र है C1, ये वाला संधारित्र है C2 और ये वाला संधारित्र नीचे वाला, ये तीसरा संधारित्र है C3। अब यहाँ जोड़ा कैसे गया? देखिए, पहले संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, इन सब प्लेटों को एक साथ जोड़ दिया और एक सिरे से जोड़ दिया। हम इसको उच्च विभव पर रखेंगे, इसको नाम दे देते हैं A। और वैसा ही दूसरी प्लेटों को सबको एक साथ कर दिया और दूसरी प्लेटों को एक साथ जोड़ के माइनस विभव पर रख दिया और इस बिंदु को नाम दे देते हैं B। तो माना कि तीन संधारित्रों को हम इस प्रकार से जोड़ लेते हैं C1, C2 और C3 को, कि उनकी पहली प्लेटें एक साथ जुड़ जाएं और दूसरी प्लेटें एक साथ जुड़ जाएं। तो इस संयोजन को कहेंगे पार्श्व क्रम संयोजन या फिर समानांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो देखिए, माना कि तीन संधारित्र C1, C2 तथा C3 एक दूसरे के साथ समानांतर संयोजन में जुड़े हैं। संयोजन के दोनों सिरों पर विभवांतर V है। अभी जो विभवांतर है ये कितना है? V है। समानांतर संयोजन में तीनों संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 है। ये जो आवेश है यहाँ पर, माना कि ये मान क्या है? Q1, ये Q2 और ये Q3 है। तो यहां से Q आवेश चलेगा और ये आवेश यहाँ पर आकर बढ़ जाएगा, तीन हिस्सों में बटेगा। एक हिस्सा इधर जाएगा, एक हिस्सा दूसरे पर जाएगा, एक हिस्सा तीसरे पर जाएगा। तो माना कि पहले संधारित्र पर आवेश गया है प्लस Q1, दूसरे पर प्लस Q2 और तीसरे पर प्लस Q3। तो वैसे ही यहाँ पर माइनस प्रेरित करेगा और प्लस जो होगा वो इकट्ठा होकर नेगेटिव को चला जाएगा। तो आवेश के मान भिन्न भिन्न होंगे। तीनों संधारित्र पर विभवांतर समान है, तीनों संधारित्र की दोनों प्लेटें एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से पहले संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है, तो दूसरे के लिए भी V है, तो तीसरे के लिए भी V है। तो इसमें विभव समान है, आवेश के मान भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर जो कि आवेश का वितरण हुआ है, इसलिए हम लिख पाएंगे कि Q किसके बराबर हुआ है? Q बराबर हुआ है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर हुआ है। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब आप एक एक संधारित्र के लिए बात करोगे तो क्या लिखोगे? Q1 बराबर होगा C1V, इसी प्रकार से Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर हो जाएगा C3V। तीनों संधारित्र के लिए हमने समीकरण लिख ली धारिता की
परिभाषा से। अब Q1, Q2 और Q3 के मान रखेंगे तो आएगा Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन लेकर नीचे कर दे तो Q बराबर Q बटे V बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और तुल्य धारिता यदि C हो तो हम कह सकते हैं कि C बराबर Q बटे V, और Q बटे V की जगह C लिख देंगे तो ये आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समानांतर क्रम संयोजन में ये कुल धारिता का व्यंजक प्राप्त हो गया या तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त हो गया। यहां पर भी बात कर लें कि यदि N संधारित्र हो तो संधारित्र जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस 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 Cn सब एक साथ जुड़ जाएंगे तो N संधारित्र की धारिता ये हो जाएगी। अब विशेष स्थिति में यदि C1 बराबर C2 बराबर सभी संधारित्र की धारिताएं C डैश के बराबर है तो फिर क्या लिखेंगे आप, C बराबर C डैश प्लस C डैश प्लस C डैश, तो इनको मिला लेंगे तो क्या आ जाएगा, C बराबर N C डैश, यानी कि कुल जो धारिता होगी वो एक संधारित्र की धारिता की n गुना होगी, यानी कि समानांतर क्रम संयोजन में धारिता का मान बढ़ जाता है। बच्चों अब बात कर लेते हैं अपन संधारित्र में संचित ऊर्जा के ऊपर। यदि संधारित्र को आवेश दिया जाए तो उसमें ऊर्जा संचित होती है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी चालक अथवा संधारित्र को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है यह कार्य उस युक्ति में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो जब संधारित्र को आवेश देंगे तो उस आवेश को लाकर देने में हमें कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करेंगे ये उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। माना कि किसी संधारित्र की धारिता C है और उस पर आवेश का मान है स्मॉल q, किसी क्षण उस पर आवेश का मान है स्मॉल q और उस समय उसका विभव है V1। तो पहले तो अपन इसके लिए बात कर लेते हैं कि धारिता कितनी है, C है, आवेश कितना दिया स्मॉल q और विभव कितना हो गया V1, तो हो जाएगा Q बराबर CV1, ऐसा लिख पाएंगे। या फिर V1 बराबर क्या लिख पाओगे आप, V1 बराबर लिख पाओगे Q बटे C। अब आगे देखिए कि संधारित्र को सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य dw है। तो माना कि हम उस संधारित्र को थोड़ा आवेश और देना चाहते हैं और उस आवेश को देने में हमें कितना कार्य करना पड़ता है, dq कार्य करना पड़ता है, तो dw कार्य करना पड़ता है। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, आवेश dq गुणित V1। अब आप V1 की जगह Q बटे C लिख दे तो dw बराबर हो जाएगा Q बटे C dq। तो एक संधारित्र जिसकी धारिता C है उस पर आवेश का मान Q है, उसको हम अतिरिक्त आवेश dq और देना चाहते हैं, हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। अब यदि हमें उसको कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो संधारित्र को कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, इसका मान अगर W से प्रकट करें तो ये dW के समाकलन से प्राप्त होगा। तो हम इसका समाकलन कर देते हैं, समाकलन में 1/c बाहर आ जाएगा और 0 से हम कैपिटल Q तक आवेश देना चाहते हैं Q dq, तो W बराबर हो जाएगा 1/c और ये आ जाएगा Q स्क्वायर बटे 2, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं W बराबर Q स्क्वायर बटे 2c, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हम उसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी बताएं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q स्क्वायर बटे 2c। ये पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हुआ एक संधारित्र C जिसको हमने Q आवेश तक आवेशित किया है। यदि अंतिम विभव V हो, मान लीजिए कि विभव का अंतिम मान कितना है, V है, तो हम लिख पाएंगे Q बराबर CV। अब चाहे तो आप Q स्क्वायर को C स्क्वायर V स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, तो ऐसी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ
CV वर्ग, तो ये दूसरा रूप हो गया इसका। बात एक ही है, परंतु यदि संधारित्र C है, उसको V विभव तक आवेशित किया गया तो उसके पास संचित ऊर्जा का मान इतना होगा। और यदि हम एक Q को रिप्लेस कर दें और एक Q को छोड़ दें तो ऐसी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएंगी? 1/2 Q इंटू V। एक C कट जाएगा तो V बच जाएगा और ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 Q/V। हमने इस Q का मान यहाँ रखा, एक Q का मान रखा, एक Q को छोड़ दिया, तो जो छोड़ा वो Q यहाँ रह गया। एक Q का मान रखा हमने CV, तो C से C कट गया, V बच गया। तो ये तीनों जो है स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक हैं।